हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर टेस्टमेट चैनल। फिर से आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग पहले सेशन में रेडिएशन फिजिक्स का पार्ट ए किए हैं। पार्ट बी अभी हम लोग करेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे। आप लोगों को फिर से याद दिला दें, हम सभी BTSC, RRB, DSSSB, KGMU इन सारे एग्जाम्स के लिए हम लोग तैयारियां कर रहे हैं। हमारा मेन फोकस BTSC है, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन, एक्स-रे टेक्नीशियन। इसी सिलसिले में चलिए अगला सवाल को हम लोग करते हैं। The focal spot size enlarges as milliamperes increases owing in the repulsion of adjacent electrons. This effect is called. फोकल स्पॉट साइज का बढ़ना मिली एम्पियर से बिकॉज ऑफ इन ओइंग इन द रिपल्सन ऑफ एडजेसेंट इलेक्ट्रॉन्स, एडजेसेंट इलेक्ट्रॉन की वजह से, इस इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? एंड द ऑप्शंस आर हील इफेक्ट, ब्लूमिंग इफेक्ट, लाइन फोकस प्रिंसिपल, स्पेस चार्ज इफेक्ट। तो हम लोग पहले भी देखे थे। एनोड हील इफेक्ट क्या है? हील इफेक्ट इज द रिडक्शन इन द इंटेंसिटी, सॉरी, हील इफेक्ट इज द हील इफेक्ट इज द रिडक्शन इन एक्सरे बीम इंटेंसिटी, रिडक्शन इन X-ray beam intensity towards anode side. एनोड साइड एक्सरे बीम की इंटेंसिटी जो रिड्यूस होती है वो किसकी वजह से होती है? हिल इफेक्ट वजह से, है ना। और इसको करेक्ट करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? वी यूज वेज फिल्टर, कंपनसेटिंग फिल्टर, है ना। तो ये नहीं होगा हमारा, ये तो नहीं है अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस, ये नहीं होना है। ब्लूमिंग इफेक्ट, चलिए इसको देखेंगे। लाइन फोकस प्रिंसिपल हम लोग पहले ही पढ़े हैं। लाइन फोकस प्रिंसिपल, एपरेंट फोकल साइज एंड इफेक्टिव फोकल साइज, है ना, ये भी बिल्कुल नहीं होना। अ स्पेस चार्ज इफेक्ट टेंड्स टू रिपेल बैक द इलेक्ट्रॉन्स इनटू द फिलामेंट, है ना। तो जिसमें आपका जब केवीपी 0 होता है, 0 से 40 होता है, तो कौन सा होता है? स्पेस चार्ज लिमिटेड रीजन, और लास्ट होता है आपका सैचुरेटेड रीजन। तो ये भी नहीं होना। सो क्या होगा आपका? ब्लूमिंग इफेक्ट। आइए देखते हैं ब्लूमिंग इफेक्ट है क्या। व्हाट इज ब्लूमिंग इफेक्ट? सो ब्लूमिंग इफेक्ट इज द ब्लूमिंग इफेक्ट अनवांटेड इफेक्ट है। ये किस तरह का इफेक्ट है? ये अनवांटेड इफेक्ट। इसमें क्या होता है आपका? बेसिकली ब्लूमिंग इफेक्ट, फोकल स्पॉट साइज बढ़ जाता है। इंक्रीज्ड फोकल स्पॉट, अब देखिए फोकल स्पॉट साइज जब बढ़ेगा तो क्या होगा? फोकल स्पॉट साइज के बढ़ने से क्या होगा? एमए सेटिंग पे हमारा पार्टिकुलरली एट द हायर एमए सेटिंग, किस पे? एट हायर मिली एम्पियर सेटिंग, हायर मिली एम्पियर सेटिंग पे आपका फोकल स्पॉट साइज बढ़ जाता है। तो इसके वजह से क्या होगा? रिजल्ट्स इन द इमेज ब्लरिंग, इमेज हमारा क्या होगा? ब्लर हो जाएगा, है ना। और क्या होगा? वाइडनिंग ऑफ इमेज एंड वाइडनिंग। चलिए, तो ये आपका कैसा है? दिस इज द अनवांटेड इफेक्ट। देखिए हम चारों ऑप्शंस को एक्सप्लेन कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो ध्यान दीजिएगा, है ना। सो ब्लूमिंग इफेक्ट कैसा है? दिस इज द अनवांटेड इफेक्ट वेयर इंक्रीज इन द फोकल स्पॉट साइज बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड इमेज सेटिंग एंड इट रिजल्ट्स इन द इमेज ब्लरिंग एंड वाइडनिंग ऑफ द इमेजेस। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ए स्मॉल फोकल स्पॉट साइज इज प्रीफर्ड व्हेन, हम लोग स्मॉल फोकल स्पॉट साइज को कब प्रीफर करते हैं? व्हाट इज द प्रायोरिटी व्हेन वी प्रीफर द स्मॉल फोकल स्पॉट साइज? तो इसमें हम देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या हमारे। स्पेशियल रिजोल्यूशन, शॉर्ट एक्सपोजर टाइम, लार्ज हीट लोडिंग, ऑल द अबव। चलिए एनीवन फ्रॉम द सेशन, चलिए बताइए एनीवन, कोई भी आप लोग में से, क्या होगा इसका जवाब? क्या होगा इसका आंसर? स्मॉल फोकल स्पॉट हम लोग कब प्रीफर करते हैं? व्हेन डू वी प्रीफर स्मॉल स्पॉट, स्मॉल फोकल स्पॉट? तो स्मॉल फोकल स्पॉट हम लोग तब प्रीफर करते हैं व्हेन वी नीड द बेटर स्पेशियल रिजोल्यूशन। क्या चाहिए हमको? बेटर स्पेशियल रिजोल्यूशन चाहिए। शॉर्ट एक्सपोजर टाइम के लिए नहीं, लार्ज हीट लोडिंग के लिए नहीं, ऑल द अबव तो बिल्कुल नहीं होना, है ना।
जब हमको बेटर स्पेशियल रिजोल्यूशन चाहिए, देखिए ध्यान दीजिएगा, स्मॉल फोकल स्पॉट इससे क्या होगा आपका पेनम्ब्रा डिक्रीज होगा, सॉरी पेनम्ब्रा डिक्रीजेज। अब पेनम्ब्रा जब डिक्रीज होगा तो इमेज शार्पनेस में क्या होगा, स्पेशियल रेजोल्यूशन क्या होगा, बेटर होगा। स्पेशियल रेजोल्यूशन बेटर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। साथ ही इमेज शार्पनेस बेटर होगा, बेटर इमेज शार्पनेस। ओके, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। द इंटेंसिटी ऑफ द स्कैटर्ड रेडिएशन, स्कैटर रेडिएशन की इंटेंसिटी कितनी होती है टिपिकली, व्हाट इज द टिपिकल इंटेंसिटी ऑफ द स्कैटर्ड रेडिएशन। तो जैसा कि हम लोगों को पता है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर द इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड रेडिएशन इज 0.1%। देखते हैं इस तरह का कोई ऑप्शन है हमारे पास, 90% ऑफ द इंसिडेंट 90% ऑफ द इंटेंसिटी इंसिडेंट ऑन द पेशेंट, बिल्कुल नहीं। अगर इतना हो जाए तो फिर इमेज फॉर्मेशन क्या, 45% ऑफ द इंसिडेंट ऑन द पेशेंट, ये भी नहीं होना है आपका। 99.9% ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट ऑन द पेशेंट, बिल्कुल नहीं। क्या हो जाएगा, 0.1 ऑफ द इंटेंसिटी इंसिडेंट ऑन द पेशेंट, है ना, ये हमारा हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक्सरे ट्यूब्स आर सराउंडेड बाई, एक्सरे ट्यूब्स आर सराउंडेड बाई ब्लैंक्स, एक्सरे ट्यूब आर सराउंडेड बाई विच मटेरियल, बाई विच मटेरियल टू एब्जॉर्ब द अनवांटेड रेडिएशन। देखिए यहां पे हम लोग देखेंगे एक एक करके। ऑप्शंस हमारे हैं लेड, एल्यूमिनियम, ग्लास, आयल। एल्यूमिनियम का इस्तेमाल कहां करते हैं हम लोग, एल्यूमिनियम इज यूज्ड फॉर फिल्टर, एल्यूमिनियम का इस्तेमाल कहां करते हैं हम लोग, फिल्टर के लिए करते हैं। नेक्स्ट ग्लास, दिस इज नॉट यूज्ड, ये व्यूइंग विंडो आपका होता है। आयल ये आपका होता है डाइलेक्ट्रिक और कूलिंग के लिए इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, कूलिंग पर्पस, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लेड। लेड का हम लोग शील्डिंग यूज करते हैं टू एब्जॉर्ब द अनवांटेड रेडिएशन। लेड एप्रन पहनते हैं, लेड गॉगल्स लगाते हैं, लेड बैरियर होता है, लेड का हम लोग लाइनिंग करते हैं वॉल में, है ना। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कूलिंग ऑफ द एनोड एंड हाउसिंग इज डिस्क्राइब्ड बाई, एनोड की कूलिंग, एनोड की कूलिंग और हाउसिंग निम्न में से कौन सा ऑप्शन आपका डिस्क्राइब करता है। ऑप्शन है आपके एंजियोग्राफिक रेटिंग चार्ट, एनोड हीटिंग चार्ट, थर्मल कैरेक्टरिस्टिक चार्ट, रेडियोग्राफिक रेटिंग चार्ट। इन चारों में से आपका एनोड की कूलिंग को कौन दर्शाता है। तो एंजियोग्राफिक चार्ट किसके लिए इस्तेमाल होगा, एंजियोग्राफी के लिए, तो ये बिल्कुल नहीं होना। एनोड हीटिंग चार्ट ये मिलता जुलता हमारा ऑप्शन है, इसको देखेंगे। थर्मल कैरेक्टरिस्टिक चार्ट, चलिए इसको भी देखें। रेडियोग्राफिक रेटिंग चार्ट, चलिए एक एक करके हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कि ये होता क्या है ना। तो एनोड हीटिंग चार्ट क्या है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। एनोड हीटिंग चार्ट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल representation how anode dissipates heat, graphical representation how anode dissipates the heat or cool down, dissipates heat or cool down, है ना। तो ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। नेक्स्ट आपका थर्मल कैरेक्टरिस्टिक। तो थर्मल क्या है ये आपका, दिस इज द इंटायर एक्सरे सिस्टम। ये क्या है आपका, ये आपका इंटायर एक्सरे सिस्टम का इंफॉर्मेशन देगा। इंटायर एक्सरे ट्यूब सिस्टम, इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट इंटायर
एक्सरे ट्यूब सिस्टम, ये पूरे के पूरे एक्सरे ट्यूब के सिस्टम की आपको कैरेक्टरिस्टिक चार्ट देगा, है ना। चलिए, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाना है, एनोड हीटिंग चार्ट। ओके, सॉरी, यहाँ थोड़ा देख लीजिएगा, टेक्निकल टीम हमारी ध्यान देंगे अगली बार से। ए बी, यहाँ बी होना है, सी ये होगा, ठीक है। चलिए अगले अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। द थ्रेशोल्ड एनर्जी फॉर द पेयर प्रोडक्शन इज, बहुत अच्छा सवाल है, एटेन्यूएशन से फिर से आया है। आप लोगों को हम पहले ही बताएं व्हाट इज एटेन्यूएशन। एटेन्यूएशन क्या है, एटेन्यूएशन इज अ रिडक्शन इन द इंटेंसिटी ऑफ बीम एज इट ट्रांसवर्स थ्रू द मीडियम, और ये आपका एटेन्यूएशन का टाइप में है, बट इट डज नॉट फॉल्स इन द डायग्नोस्टिक रेंज ऑफ रेडियोलॉजी। ये डायग्नोस्टिक रेंज ऑफ रेडियोलॉजी में नहीं फॉल करता है, क्यों, बिकॉज इट हैज मच हायर एनर्जी। इसकी एनर्जी रेंज कितनी होती है, 1.022 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। आइए ऑप्शंस देखते हैं। 3.45 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं, 5.11 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं होना आपका। 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है पेयर प्रोडक्शन की एनर्जी। जब पेयर प्रोडक्शन होता है उस वक्त क्या होता है, व्हेन द इंसिडेंट फोटोन हैज सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो ये क्या करता है, इट स्किप्स द इंटरैक्शन विद द सेल्स, ये डायरेक्टली न्यूक्लियस से इंटरैक्ट कर जाता है। क्या करता है, न्यूक्लियर इंटरैक्शन होता है। फोटोन इंटरैक्ट्स विथ न्यूक्लियस, है ना, न्यूक्लियस से ये इंटरैक्ट करेगा और दो चीज आपको देगा, कौन कौन सा, इल्ड्स एंड डिसअपियर एंड इल्ड्स डिसअपियर टू इल्ड। ये क्या क्या देगा आपका, दो चीजें आएगी इससे, एक आपका आएगा इलेक्ट्रॉन, दूसरा आपका आएगा पॉजिट्रॉन। तो ये आपका होगा इलेक्ट्रॉन को हम लोग देते हैं, पॉजिट्रॉन को हम लिख रहे हैं बीटा बीटा प्लस, बीटा प्लस, जो कि आपका आगे पॉजिट्रॉन एनिलेशन कराता है। इसकी एनर्जी कितनी होती है, 511 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आई होप इसके इमेज भी हमारे पास हो, चलिए देखते हैं। ये देखिए, पेयर प्रोडक्शन, यहाँ इंसिडेंट फोटोन है आपका, देखिए ये सेल से इंटरेक्ट नहीं कर रहा, ये इंटरेक्ट कहाँ कर रहा है, न्यूक्लियस से इंटरेक्ट कर रहा है ना। न्यूक्लियस से इंटरेक्ट करेगा, यहाँ क्या निकला, एक आपका पॉजिट्रॉन निकला, दूसरा नेगेट्रॉन, जिसको हम इलेक्ट्रॉन बोले। अब ये पॉजिट्रॉन करेगा, इट विल कंबाइन विथ फ्री इलेक्ट्रॉन, ये फ्री इलेक्ट्रॉन से कंबाइन करेगा एंड इट विल गो पॉजिट्रॉन एनिहिलेशन, यील्डिंग द फोटोन ऑफ एनर्जी 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 511 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि आपकी एनर्जी होती है। इन दोनों को कंबाइन करते हैं, टोटल कितना आएगा, 1.022 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, विच इज द थ्रेशोल्ड एनर्जी फॉर द पेयर प्रोडक्शन। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। The attenuation coefficient for the diagnostic X-ray photons in soft tissue. Soft tissue में एक्सरे फोटॉन्स की, डायग्नोस्टिक एक्सरे फोटॉन्स की एटेन्यूएशन कोफिशिएंट क्या होगा। देखिए इसमें क्या, ओह सॉरी, चलिए इसको हम लोग अबॉर्ट कर दे रहे हैं, दो ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। चलिए बहुत अच्छा सवाल है, मैग्नेटिज्म से ये सवाल है, मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई यूनिट क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई यूनिट क्या होगा। चलिए एनीवन फ्रॉम द सेशन, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई यूनिट क्या होगा, बताइए एनीवन फ्रॉम द सेशन। सो वेबर इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, number of
magnetic field lines passing through given क्लोज्ड एरिया, किसी भी गिवन क्लोज्ड एरिया से जो आपका मैग्नेटिक फील्ड पास करेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स। एंड द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेबर। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका इमेज है क्या। कोई बात नहीं, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज नॉट फेरोमैग्नेटिक। यहां आपकी आ रही है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से, मैग्नेटिज्म से सवाल आया है। निम्न में से कौन सा मटेरियल फेरोमैग्नेटिक नहीं है। तो पहले देखिए मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी की बात करें तो तीन तरह की मटेरियल हम लोगों को मिलती है। पहला डायमैग्नेटिक मटेरियल, डायमैग्नेटिक, दूसरा पैरामैग्नेटिक, और तीसरा फेरोमैग्नेटिक। चलिए अब आप लोग से बताइए, एनीवन फ्रॉम द सेशन, व्हाट इज डायमैग्नेटिक, व्हाट इज पैरामैग्नेटिक एंड विच मटेरियल इज कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक। इन तीनों को हम लोग किस तरह से डिफाइन करते हैं, बताएंगे एनीवन फ्रॉम द सेशन। So, ferromagnetic are those material which are strongly attracted by the magnet. फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कौन से होते हैं, जो कि मैग्नेट के द्वारा स्ट्रांगली अट्रैक्ट किए जाते हैं। तो देखिए इसमें क्या पूछा, विच इज नॉट फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक नहीं है ना। तो आयरन तो फेरोमैग्नेटिक है, निकेल भी है, कोबाल्ट भी है, कौन सा हो जाएगा, एल्यूमिनियम। ओके, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल। एक परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होगी। चलिए पहले ये जानते हैं कि डायमैग्नेटिक मटेरियल क्या है। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल आर दोज मटेरियल विच आर वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेट। वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेट, है ना। ये उस तरह के मटेरियल को हम लोग डायमैग्नेटिक कहते हैं जो कि मैग्नेट के द्वारा वीकली रिपेल्ड होते हैं। चलिए बढ़ते हैं, देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन है हमारे पास। ओके, तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या है, इट इज द प्रॉपर्टी बाय विच मैग्नेटिज्म इज इंड्यूस्ड इन मटेरियल। क्या है ये वैसा प्रॉपर्टी है जो कि आपको बताता है हाउ इजिली मटेरियल कैन बी मैग्नेटाइज्ड। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, how easily material can be magnetized. It is the property which says the property by virtue of which material can be magnetized, है ना। तो इसमें हम देख रहे हैं डायमैग्नेटिक, ये कैसा है, इट इज वीकली रिपेल्ड बाय द मैग्नेट। तो इसकी कैसी होगी आपकी, ये स्मॉल होगा और नेगेटिव की तरफ जाएगा। सो द आंसर इज कौन सा होगा, बताइए आप। विच वन, -1। क्या हो जाएगा इसका, -1। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज क्यूरी टेम्परेचर। क्यूरी टेम्परेचर हम लोग किसे कहते हैं, बहुत अच्छा सवाल है, मैग्नेटिज्म से ये सवाल है, लगातार सवाल आ रहा है। देखते हैं ऑप्शंस। द टेम्परेचर एट विच मटेरियल बिकम्स सुपर कंडक्टिव। ये ऐसा नहीं होता है, इस टेम्परेचर पे मैग्नेटिक मटेरियल अपनी प्रॉपर्टी को लूज कर देता है ना। इस तरह का ऑप्शन हम कोई ढूंढते हैं। सो द सेकंड ऑप्शन इज द टेम्परेचर एट विच मटेरियल लूजेज इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। चलिए थोड़ा ये हम जिस तरह का ढूंढ रहे हैं। नेक्स्ट, द टेम्परेचर एट विच मटेरियल बिकम्स फेरोमैग्नेटिक। ये भी बिल्कुल नहीं होना। द टेम्परेचर एट विच मटेरियल बिकम्स पैरामैग्नेटिक। दिस इज ऑल्सो नॉट द आंसर। द आंसर इज क्यूरी टेम्परेचर इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच मटेरियल लूजेज इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अपने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को मटेरियल अपने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को
वो लूज कर देता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूरी टेम्परेचर। क्यूरी टेम्परेचर इज डिफाइंड एज अ टेम्परेचर, है ना। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़े। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द एल्यूमिनियम फिल्टर यूज्ड इन द डायग्नोस्टिक एक्सरे ट्यूब इज, फिर से सवाल आया है फिल्टर का। फिल्टर का हम लोग बहुत सारा सवाल पहले भी कर चुके हैं, है ना। दो तरह का फिल्टर है आपका, एडेड फिल्ट्रेशन एंड इनहेरेंट फिल्ट्रेशन। इसका बेसिकली काम क्या है, इट एब्जॉर्ब्स द फोटॉन्स ऑफ लोअर एनर्जी, जो लोअर एनर्जी के फोटॉन्स होते हैं उसको ये ऑब्जॉर्ब करता है ना, एंड रिड्यूसेस द पेशेंट स्किन डोज। देखिए ऑप्शन देखते हैं, फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ लो एनर्जी फोटॉन्स, for the absorption of scattered photons, for the absorption of high energy photons, or none of the above। चलिए बताइए anyone from the session, what is the answer? क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा? एल्यूमिनियम का इस्तेमाल हम लोग किस लिए करते हैं, एक्सरे ट्यूब में, है ना। सो इट इज यूज्ड फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ लो एनर्जी फोटॉन्स। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़े। The next question, when energic electron passes by the nucleus, it is decelerated, resulting in the loss of kinetic energy of the electron, which is there converted into X-ray and is known as। ये देखिए हम लोग पहले भी देखे हैं, दो चीज़ें होती है हमारे पास मेनली। इट इज़ बेसिकली अबाउट द इंटरैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द टारगेट, विद द मटेरियल, है ना। एटम के साथ जो इंटरैक्शन था उसकी बात कर रहे हैं। तो जब ये न्यूक्लियस के करीब से गुजरता है, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटरैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की जब भी बात आती है किसकी हम लोग बात करेंगे, ब्रेमस्टर्लंग की बात होती है ना। देखते हैं ऑप्शंस, ब्रेमस्टर्लंग रेडिएशन, कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन, लीकेज रेडिएशन। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, ब्रेमस्टर्लंग रेडिएशन। कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन क्या होता है, ये आपका हो जाएगा न्यूक्लियर इंटरैक्शन। कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, ये आपका इनर सेल इंटरैक्शन। इनर सेल बेसिकली इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, के सेल, हालांकि जरूरी नहीं के सेल ही हो, एल भी हो सकता है, एम भी हो सकता है। लीकेज रेडिएशन ये नहीं होगा, है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ब्रेमस्टर्लंग रेडिएशन। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। विद द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर ऑफ द टारगेट मटेरियल, जब टारगेट मटेरियल के एटॉमिक नंबर को हम लोग इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, है ना। ऑप्शंस देखते हैं, एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन, ब्रेमस्टर्लंग रेडिएशन इंक्रीजेस, हाई एनर्जी एक्सरे इंक्रीजेस, बोथ। अगर टारगेट मटेरियल की एटॉमिक नंबर को हम लोग बढ़ाते हैं तो उससे क्या होगा, ब्रेमस्टर्लंग रेडिएशन की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, प्रोडक्शन की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, ये भी बिल्कुल सही है ना, ये सही है हमारा। हाई एनर्जी ऑफ एक्सरे इंक्रीजेस, ये भी सही है। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, बोथ। देखिए ब्रेमस्टर्लंग रेडिएशन की बात कर रहे हैं अभी हम लोग, ये किससे प्रोड्यूस हो रहा है, इट इज द रिजल्ट ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन, है ना। न्यूक्लियर फील्ड और न्यूक्लियस से जब इंटरैक्शन होता है, न्यूक्लियर फील्ड से जब होता है तो वो क्या कहलाता है, आपका ब्रेमस्टर्लंग कहलाता है। अब ये किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, तो हम लोग जानते हैं पहले कि ये कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करेगा। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्रेमस्टर्लंग इज प्रोपोर्शनल टू द Z हमारा क्या होता है, एटॉमिक नंबर इंटू KVP स्क्वायर, है ना, स्क्वायर ऑफ द किलो वोल्ट। ये किस पे डिपेंड करता है, आपका एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करेगा और केवी पे डिपेंड करेगा, है ना। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो जैसे जैसे इसको इंक्रीज करेंगे एफिशिएंसी बढ़ेगी इसकी और हाई एनर्जी भी बढ़ जाएगी। दिस इज रिलेटेड टू द एनर्जी, है ना। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़े। द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरे जनरेटर प्रोवाइड्स, एक्सरे जनरेटर क्या प्रोवाइड कराता है, ये सवाल है आपका एक्सरे जनरेटर सर्किट से। सो इलेक्ट्रिक पावर टू एनर्जाइज द एक्सरे ट्यूब, बिल्कुल सही। मैकेनिज्म टू सेलेक्ट द टेक्निक अप्रोप्रिएट फॉर गिवन एग्जामिनेशन, ये भी सही है हमारा। टू प्रोटेक्ट द एक्सरे ट्यूब फ्रॉम द
पॉसिबल ओवरलोड सिचुएशन। तो इन सारी चीजों में हम एक्सरे ट्यूब की इस्तेमाल करते हैं। सो द आंसर इज ऑल द अबव। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम ट्रांसफार्मर। इससे पहले भी हम लोग ट्रांसफार्मर के सवाल किए थे, जिसमें देखे थे ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन while the auto transformer works on the principle of सेल्फ इंडक्शन, है ना। देखिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं आपके लिए अच्छे से अच्छे सवाल लाने के लिए, उस लेवल तक पहुंचाने हेतु जिससे आप अपने मिशन को अकम्प्लिश कर पाए। आप लोगों को भी निरंतर मेहनत करना होगा, और स्पेशली अभी वीकेंड चल रहा है, वीकेंड है और परसों सब लोगों का छुट्टी भी, ऑफ भी होगा। तो सभी लोगों को सिर्फ एंजॉय करने में टाइम नहीं ले जाना, इसको हम यूटिलाइज करेंगे अपने स्टडी के लिए और लगातार पढ़ाई करेंगे, है ना। चलिए, सो स्टेप अप ट्रांसफार्मर की हम बात कर रहे हैं। इससे पहले भी हम लोग बात किए थे, इस पर चर्चा किए थे ट्रांसफार्मर के टाइप्स की। तो टाइप्स में हम लोग देखे थे 3 तरह का ट्रांसफार्मर का टाइप था बेसिकली। पहला है मेरा स्टेप अप ट्रांसफार्मर, दूसरा है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, और तीसरा है आइसोलेशन ट्रांसफार्मर, है ना। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर में नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल। स्टेप डाउन में क्या होगा? नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। एंड आइसोलेशन में दोनों बराबर हो जाएंगे। चलिए ऑप्शन देखते हैं। अब देखिए, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, तो आपका सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज ज्यादा होगा तो नंबर ऑफ टर्न्स भी ज्यादा होंगे, है ना। तो हम बात कर रहे हैं स्टेप अप में, है ना। तो इंक्रीज द वोल्टेज एंड डिक्रीज ऑफ करंट, डिक्रीज द वोल्टेज एंड डिक्रीज द करंट, ये नहीं। इंक्रीज द वोल्टेज इंक्रीजेज द करंट, नहीं। ये तो आपका इन्वर्सली चला जाता है। डिक्रीज द वोल्टेज एंड इंक्रीज द करंट, ये भी नहीं। तो आपका क्या हो जाएगा? इंक्रीज द वोल्टेज एंड इंक्रीज द करंट। ओके, जिन किन्हीं को भी दिक्कत लगे वो हमारे लाइव सेशन में जुड़ सकते हैं, हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। वी विल ट्राई टू रिप्लाई यू द अर्लीस्ट पॉसिबल, है ना। चलिए, द जनरल डायग्नोस्टिक एक्सरे ट्यूब ऑपरेटेड बिटवीन 50 to 70 kVp मस्ट हैव टोटल फिल्टरेशन इनहेरेंट प्लस एडेड। देखिए ये बात आई ना, हम बात कर रहे थे फिल्टरेशन कौन कौन सा है, इनहेरेंट एंड एडेड, ये दोनों आपका है ना। अब जब भी हम लोग 50 से 70 केवी तक का इस्तेमाल कर रहे हैं मशीन का, तो उसमें हमारी डायग्नोस्टिक एक्सरे ट्यूब में टोटल फिल्टरेशन कितनी होनी चाहिए? ऑप्शंस देखते हैं। ये आपका बेसिकली डाटाबेस क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना होगा। एटलीस्ट 2.5 mm ऑफ एल्यूमिनियम, 1.5 mm, 0.5, 0.5 mm और 0.25। इतना कम तो बिल्कुल नहीं होना। अब देखते हैं 2.5 और 1.5 mm में, है ना। चलिए, एनीवन फ्रॉम द सेशन? देखिए, जब 50 से 70 केवी होता है तब इसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं 1.5 केवी का, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मिलेगा आपको इसका, अभी 2.5 का नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। अगले सवाल की ओर बढ़े। द जनरल पर्पस ऑफ डायग्नोस्टिक एक्सरे ट्यूब ऑपरेटेड बिलो, जब 50 केवी से नीचे हम लोग पे ऑपरेट करेंगे तो हमारा फिल्ट्रेशन कितना होना चाहिए? ये आपका कितना हो जाएगा? एनीवन फ्रॉम द सेशन? दिस इज 0.5 mm ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये डेटाबेस क्वेश्चन है, आपको याद रखना ही होगा। ड्यूरिंग डिजाइनिंग द बैरियर्स ऑफ द एक्सरे रूम, एक्सरे रूम के बैरियर्स को डिजाइन करने के दरमियान में कौन कौन से रेडिएशन को ध्यान में रखना होता है? एक्सरे रूम के बैरियर को डिजाइन करने के दरमियान में किस किस रेडिएशन को हमें ध्यान में रखना होता है? एक्सरे हमारे डिपार्टमेंट में कौन कौन से रेडिएशन होते हैं बेसिकली, उस बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, है ना। तो लीकेज रेडिएशन, प्राइमरी रेडिएशन, स्कैटर्ड रेडिएशन। तो बैरियर हम लोग क्यों बनाते हैं? द बैरियर इज टू प्रिवेंट अस फ्रॉम द एक्सपोजर। तो इसमें इन सारे से हम लोगों को बचना होगा। सो द आंसर इज ऑल द अबव। देखिए, लीकेज रेडिएशन क्या होता है? लीकेज रेडिएशन वो रेडिएशन है जो कि आपके ट्यूब से निकल जाए, है ना। ये आपका ट्यूब से निकलेगा। प्राइमरी रेडिएशन हो गया आपका
बिफोर फॉलिंग ऑन पेशेंट, बीम बिफोर इंटरैक्टिंग पेशेंट। और स्कैटर्ड क्या हो जाएगा आपका? स्कैटर क्या होगा बताइए? व्हाट इज स्कैटर्ड रेडिएशन? सेकेंडरी रेडिएशन, है ना? ये क्या होगा आपका? सेकेंडरी रेडिएशन। ठीक है, चलिए, तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा? ऑल द एबव। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। रेनियम इज एडेड टू द एनोड, रेनियम इज एडेड टू द एनोड टंगस्टन बिकॉज ऑफ। देखिए ये सवाल आया है, एनोड एंड कैथोड एक्सरे ट्यूब से आया है। रेनियम का इस्तेमाल हम लोग एनोड में क्यों करते हैं, रेनियम को क्यों ऐड करते हैं? तो सबसे पहले ये जानेंगे कि एनोड क्या है, टारगेट है। टारगेट में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन जाके वहां स्ट्राइक कर रहे हैं। अब निरंतर बारंबार इलेक्ट्रॉन के स्ट्राइक करने से वहां क्या होता है? पिटिंग इफेक्ट होना शुरू हो जाता है। क्या होता है? गड्ढे बनने शुरू हो जाते हैं, पिटिंग इफेक्ट। जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? क्रैकिंग ऑफ द सरफेस। क्रैक्स, वहां के सरफेस फटने लग जाते हैं, है ना? तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? रेनियम का मिक्सचर करते हैं, अलॉय ऑफ टंगस्टन प्लस रेनियम। कितना कितना परसेंटेज इसका होता है? 90% प्लस 10%। दिस इज टू अवॉइड द पिटिंग इफेक्ट और क्रैक को बचाने के लिए। तो देखिए हम लोग क्या ऑप्शन मिल रहा है? हाई थर्मल कैपेसिटी, दस प्रिवेंट द क्रैक्स, हाई कंडक्टिविटी, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई एटॉमिक नंबर। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? फॉर द हाई थर्मल कंडक्टिविटी एंड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम द क्रैक्स। अगले सवाल, मैग्निफिकेशन इन रेडियोग्राफी इज ऑप्टेंड। रेडियोग्राफी में मैग्निफिकेशन को हम लोग कैसे ऑप्टेन कर सकते हैं? तो सबसे पहले ये जानिए मैग्निफिकेशन क्या है, व्हाट इज मैग्निफिकेशन? सो मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज द, कैसे डिफाइन करेंगे? एनीवन फ्रॉम द सेशन? हाउ मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड? द इंक्रीज इन द अपरेंट साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या होता है ये, क्या कहलाता है? इंक्रीज इन एपरेंट साइज ऑफ इमेज। इमेज के एपरेंट साइज का बढ़ना हम लोग क्या कहते हैं? एपरेंट साइज ऑफ इमेज, है ना? इमेज के एपरेंट साइज को बढ़ना हम लोग क्या कहते हैं? मैग्निफिकेशन कहते हैं। सो द फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैग्निफिकेशन आर SIRD, सोर्स टू इमेज रिसेप्टर डिस्टेंस, इसकी वजह से होता है, ये सही है हमारा। लार्ज OID, लार्ज ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस, ये भी सही है। स्मॉल फोकल स्पॉट, तो इन तीनों फैक्टर्स की वजह से हमारा मैग्निफिकेशन रेडियोग्राफी में मिल सकता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़े। द स्टेम ऑफ द रोटेटिंग एनोड डिस्क इज मेड अप ऑफ मॉलिब्डेनम ड्यू टू। रोटेटिंग एनोड ट्यूब के स्टेम में हम लोग मॉलिब्डेनम क्यों मिलाते हैं? देखिए स्टेम क्या है? व्हाट इज स्टेम? स्टेम क्या है रोटेटिंग एनोड का? ये स्टेम का फंक्शन क्या है? दिस इज बेसिकली टू डिसिपेट द हीट। आपको ये मशीन एक्सरे ट्यूब को कोलैप्स होने से बचाएगा, है ना? तो इसकी क्या प्रॉपर्टीज आएगी? गुड थर्मल कंडक्टिविटी, पुअर थर्मल कंडक्टिविटी, गुड हीट स्टोरेज कैपेसिटी, नो हीट स्टोरेज कैपेसिटी। तो इन दोनों का बिल्कुल नहीं होना। अगर इस तरह का होगा तो हमारा मशीन का फेलियर हो सकता है, कोलैप्स हो सकता है ना? तो अब बताइए कि इन दोनों में क्यों करते हैं? व्हाट इज द रोल ऑफ मॉलिब्डेनम? सो मॉलिब्डेनम प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ हीट। क्या करता है ये? फ्लो ऑफ हीट को ये रोकता है। गुड थर्मल कंडक्टिविटी इसके आंसर हो जाएगी। सो मॉलिब्डेनम प्रिवेंट्स flow of heat to the
टंगस्टन, फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम टंगस्टन टू बियरिंग्स। बियरिंग्स इसमें होते हैं किसमें? ऑफ एनोड असेंबली। एनोड असेंबली के बियरिंग्स में ये फ्लो होने से बचाता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पैरेलल ग्रिड इन रेडियोग्राफी इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड विथ। पैरेलल ग्रिड का इस्तेमाल रेडियोग्राफी में हम लोग आमतौर पे किसके लिए करते हैं? सो स्टेशनरी यूनिट, मोबाइल यूनिट, मेमोग्राफी यूनिट, डेंटल यूनिट। बेसिकली इसकी जो यूज होती है वो आपके मोबाइल यूनिट्स में होता है। अब मोबाइल यूनिट्स में आपका कौन कौन सा आ जाएगा? वार्ड रेडियोग्राफी, वार्ड रेडियोग्राफी, दूसरा आपका होगा थिएटर रेडियोग्राफी, तीसरा होगा आपका स्पॉट फिल्म फ्लोरोस्कोपी। इन सारे जगह पे आपका मोबाइल यूनिट्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आपका पैरेलल ग्रिड का इस्तेमाल इन तीनों में किया जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मैक्सिमम ग्रिड कट ऑफ इज मोस्ट कॉमन इन। ग्रिड कट ऑफ सबसे ज्यादा निम्न में से किस ग्रिड में होता है? आपके ऑप्शंस हैं पैरेलल ग्रिड, फोकस्ड ग्रिड, क्रॉस ग्रिड और मूविंग ग्रिड। बेसिकली आपके ग्रिड्स के टाइप हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं। सो निम्न में से कौन सा होगा बताइए, क्यों होगा? Anyone from the session? Anyone from the session? So the answer is parallel grid. कौन सा होगा आपका? Parallel grid हो जाएगा आंसर। क्यों? क्यों होगा आपका? This is because maximum grid cut off parallel grid में ही क्यों होगा? क्योंकि attenuation of primary radiation is greater. Attenuation of primary radiation is greater. Attenuation of primary beam is greater, है ना, at the edges। एजेस पे इसकी एटेन्यूएशन ग्रेटर ज्यादा होती है, और इसके साथ साथ और क्या होता है? एंड इट कैन बी पार्शियल कंप्लीट कट ऑफ, और कैन बी पार्शियल और कंप्लीट कट ऑफ। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर ग्रिड। निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट ग्रिड के लिए सही नहीं है? एंड द ऑप्शंस आर हाई ग्रिड रेशियो गिव्स हाई पेशेंट डोज, हाई ग्रिड रेशियो गिव्स बेटर ग्रिड फंक्शन, ट्रू, नॉट ट्रू। With increase in grid ratio, the contrast improvement factor increases. Primary transmission increases with increase in the grid ratio. बताइए निम्न में से कौन सा ग्रिड के लिए एप्लीकेबल नहीं है? तो सबसे पहले ग्रिड का हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं, एक बार फिर से आप लोगों को याद दिलाएं। ग्रिड इज द एंटी स्कैटर डिवाइस। ग्रिड किस तरह का डिवाइस है? एंटी स्कैटर डिवाइस है। और ग्रिड रेशियो क्या होता है? ग्रिड रेशियो इज इक्वल टू एच, हाइट बाई डिस्टेंस। डिस्टेंस किनके बीच की? इंटरस्पेस। इंटरस्पेस ऑफ स्ट्रिप्स, लेड स्ट्रिप्स जो होते हैं उसके डिस्टेंस, है ना। तो ये देखिए हाई ग्रिड रेशियो विथ हाई पेशेंट डोज, ये आपका सही है। हाई ग्रिड रेशियो गिव्स बेटर ग्रिड फंक्शन, ये भी आपका ऑप्शन सही है। हमारा पूछ कह रहा नॉट ट्रू,
नॉट ट्रू की बात कर रहे हैं, है ना. सो विच विथ इंक्रीज इन द ग्रिड रेशियो द कॉन्ट्रास्ट फैक्टर इंक्रीजेज, ये भी आपका सही है. तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, प्राइमरी ट्रांसमिशन इंक्रीजेज विथ ग्रिड इंक्रीजिंग फैक्टर. ये नहीं होता है. सो दिस इज द करेक्ट आंसर, है ना. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज क्वांटम मॉटल. मॉटल का मतलब क्या होता है. मॉटल मीन्स नॉइज. मॉटल मीन्स नॉइज. देखिए नॉइज बेसिकली 3 तरह के होते हैं. कौन कौन सा है. क्वांटम मॉटल, स्क्रीन मॉटल एंड फिल्म मॉटल एंड फिल्म मॉटल. ओके, चलिए देखते हैं क्वांटम मॉटल क्यों होता है. ऑप्शंस देखते हैं. इमेज नॉइज ड्यू टू द इनसफिशिएंट एक्सरे प्रोडक्शन. देखिए बेसिकली ये स्क्रीन का है तो ये स्क्रीन से जाएगा, फिल्म का है तो ये ग्रेन से आपके होंगे, है ना. फिल्म मॉडल क्यों होता है. फिल्म मॉडल इज ड्यू टू द ग्रेन स्ट्रक्चर ऑफ इमल्सन. ग्रेन स्ट्रक्चर ऑफ इमल्सन, ड्यू टू ग्रेन स्ट्रक्चर ऑफ इमल्सन. स्क्रीन मॉडल क्यों होगा आपका. नॉन यूनिफॉर्मिटी, किसकी वजह से होगा ये. नॉन यूनिफॉर्मिटी. A very good morning to all. नॉन यूनिफॉर्मिटी ऑफ स्क्रीन, है ना. नॉन यूनिफॉर्मिटी इन स्क्रीन. स्क्रीन की अगर नॉन यूनिफॉर्मिटी हो जाएगी, स्क्रीन कंस्ट्रक्शन की नॉन यूनिफॉर्मिटी हो जाएगी तो ये क्या होगा, स्क्रीन मॉडल होगा. चलिए, और क्वांटम मॉडल कौन सा होगा. इमेज नॉइज ड्यू टू द इनसफिशिएंट एक्सरे फोटॉन्स. क्लियर. अगले सवाल की ओर बढ़े. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द कॉम्पटन इफेक्ट प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर इन डायग्नोस्टिक रेडियोग्राफी. डायग्नोस्टिक रेडियोग्राफी में कॉम्पटन इफेक्ट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. तो देखिए कॉम्पटन इफेक्ट बेसिकली आपका स्कैटरिंग करवाता है. कॉम्पटन इफेक्ट से आपका क्या आता है, ये स्कैटरिंग करवाता है. चलिए देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या है. इमेज कॉन्ट्रास्ट, इमेज नॉइज, स्पेशल रिजोल्यूशन, पेशेंट डोज. तो आपका क्या हो जाएगा, जब स्कैटरिंग होगा तो इमेज में नॉइज आएगा, है ना. चलिए आगे बढ़े. डिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन बाय टिश्यू कंट्रोल्स. टिश्यू के डिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन निम्न में से किन फैक्टर को कंट्रोल करते हैं. एंड द ऑप्शंस आर शार्पनेस ऑफ द एक्सरे इमेज, नॉइज, रिजोल्यूशन और कॉन्ट्रास्ट. बताइए एनीवन फ्रॉम द सेशन. डिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन ऑफ टिश्यू कंट्रोल्स विच ऑफ द फॉलोइंग. क्या कंट्रोल करेगा ये. ये आपका कंट्रोल करता है कॉन्ट्रास्ट. देखिए कॉन्ट्रास्ट भी 2 तरह का होता है. एक होता है आपका सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट, दूसरा होता है आपका फिल्म कॉन्ट्रास्ट. तो सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट क्या है, द डिफरेंस इन द कॉन्ट्रास्ट ऑफ द वेरियस बॉडी टिश्यूज. जैसे बोन के अलग कॉन्ट्रास्ट होंगे, सॉफ्ट टिश्यूज के अलग होंगे, फैट्स के अलग होंगे, है ना. तो बेसिकली क्या हो जाएगा आपका कॉन्ट्रास्ट. द नेक्स्ट क्वेश्चन. द ब्लैंक्स इज द फ्रैक्शन ऑफ एक्सरे removed from a beam per unit thickness of attenuating material. निम्न में से कौन सा आपका ऑप्शन होगा जो कि हम लोग उसको डिफाइन करते हैं फ्रैक्शन ऑफ द एक्सरे रिमूव फ्रॉम ए बीम पर यूनिट थिकनेस ऑफ द एटेन्यूएटिंग मीडियम, है ना. तो ये आपका क्या कहलाता है, लीनियर एटेन्यूएशन कोफिशिएंट. क्या कहलाता है ये, लीनियर एटेन्यूएशन लीनियर एटेन्यूएशन कोएफिशिएंट, है ना. लीनियर एटेन्यूएशन कोएफिशिएंट एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय
म्यू, और देखिए यहाँ पे क्योंकि ये पर यूनिट है ना, तो इसकी यूनिट क्या हो जाती है, पर सेंटीमीटर। ओके, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इंटरैक्शन इनहैंसेस विच इंटरैक्शन, ब्लैंक्स इंटरैक्शन इनहांसेस द नेचुरल टिश्यू कॉन्ट्रास्ट, निम्न में से कौन सा इंटरैक्शन आपका नेचुरल टिश्यू कॉन्ट्रास्ट को इनहांस करेगा। ये सारे आपके एटेन्यूएशन के प्रोसेस के हैं। इनमें आपका आएगा कॉम्पटन स्कैटरिंग, कोहेरेंट स्कैटरिंग, फोटोइलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन, कॉम्पटन स्कैटरिंग एंड पेयर प्रोडक्शन। चलिए हम लोग एलिमिनेशन बेसिस पे चलते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन हम लोग देख रहे हैं कोहेरेंट स्कैटरिंग। सो कोहेरेंट स्कैटरिंग में क्या होता है, देयर इज नो चेंज इन द वेवलेंथ एंड देयर इज जस्ट चेंज ऑफ डायरेक्शन। तो और ये आपके डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, इट कंट्रीब्यूट्स लेस देन 5%। सो ये तो आपका टिश्यू कॉन्ट्रास्ट को इनहांस नहीं करने वाला। नेक्स्ट फोटोइलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन, नेक्स्ट कॉम्पटन स्कैटरिंग। अभी हम लोग देखें कॉम्पटन स्कैटरिंग में बेसिकली क्या हो रहा है, इट गिव्स द बैकग्राउंड स्कैटर, क्या देगा ये, स्कैटर देगा, तो ये क्या होगा आपसे, इमेज नॉइज होगा। और पेयर प्रोडक्शन इसमें हम लोग देखे थे 1.022 होता है इसके लिए। थ्रेशोल्ड एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में फॉल ही नहीं करता है। तो कौन सा होगा आपका फोटोइलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन। इसी की वजह से आपका कॉन्ट्रास्ट होता है, और कॉन्ट्रास्ट स्टडी जो हम करते हैं स्पेशल रेडियोग्राफिक प्रोसीजर में भी आयोडीन का इस्तेमाल होता है, आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट। दूसरा आपका बेरियम कॉन्ट्रास्ट। इन सब का आपका कॉन्ट्रास्ट जो आता है वो किसके वजह से होता है, फोटोइलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़े। कॉलिमेशन रिड्यूसेस एंड इंप्रूव्स, कॉलिमेशन में से क्या रिड्यूस होगा और क्या इंप्रूव होगा। देखिए कॉलिमेशन क्या है, इट इज द डिवाइस विच लिमिट्स द बीम, जो एक्सरे ट्यूब से आपका बीम निकल कर आ रहा है उसे ये क्या करता है, लिमिट करता है, उसको ये कंट्रोल करता है ना। तो अब ये कंट्रोल कर रहा है तो बेसिकली क्या करेगा, पेशेंट डोज को रिड्यूस करेगा, और इंप्रूव क्या करेगा आपका, इमेज क्वालिटी, इमेज शार्पनेस, इमेज स्पेशल रिजोल्यूशन, है ना। चलिए तो देखते हैं इस तरह का हमारा ऑप्शन है। रिड्यूसेस कॉन्ट्रास्ट रिजोल्यूशन, हमारा तो ये पहला एलिमिनेट हो गया। एंड इंप्रूव्स पेशेंट डोज, बिल्कुल नहीं। रिड्यूसेस पेशेंट डोज एंड कॉन्ट्रास्ट रिजोल्यूशन, ये हो गया। रिजोल्यूशन एंड कॉन्ट्रास्ट नहीं, तो क्या हो जाएगा हमारा, कॉलिमेशन क्या काम करता है, इट रिड्यूसेस द पेशेंट डोज एंड इनहांसेस द कॉन्ट्रास्ट रिजोल्यूशन। आई होप इसके इमेज हो हमारे पास, आइए देखते हैं। देखिए ये आपका है कॉलीमेटर, सॉरी ये टाइप्स ऑफ रेडिएशन की है। ये आपका हो गया एक्सरे ट्यूब से जो निकलता है वो लीकेज रेडिएशन। बिफोर फॉलिंग ऑन द पेशेंट इट इज प्राइमरी बीम, एंड आफ्टर इंटरैक्टिंग विद द पेशेंट बॉडी द बीम विच इज कॉल्ड सेकेंडरी रेडिएशन और स्कैटर्ड रेडिएशन। मैग्निफिकेशन, ये रहा कॉलीमेटर। सो दिस इज द कॉलीमेटर। ये कॉलीमेटर क्या कर रहा है, इट इज लिमिटिंग द अमाउंट ऑफ रेडिएशन फॉलिंग ऑन द पेशेंट, है ना। ये सिर्फ रीजन ऑफ इंटरेस्ट, जितना हमारा रीजन ऑफ इंटरेस्ट होगा उतना ही दूर में रेडिएशन को फॉल करवाते हैं, बाकी एरिया को हम लोग कॉलीमेट कर देते हैं, है ना। सो इट रिड्यूसेस द पेशेंट डोज एंड इंक्रीजेस द कॉन्ट्रास्ट रिजोल्यूशन। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूज ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी ग्रिड रिजल्ट्स इन द, हाई फ्रीक्वेंसी ग्रिड के इस्तेमाल हम लोग कब करते हैं और इससे क्या होगा, आपका पेशेंट डोज पे क्या असर आएगा। तो बेसिकली जब हम लोग हाई फ्रीक्वेंसी ग्रिड का इस्तेमाल करते हैं तो पेशेंट डोज बढ़ जाता है। क्यों बढ़ेगा, जब हाई फ्रीक्वेंसी ग्रिड होगा तो क्या करेगा आपका ये, दिस विल क्लियर अप बेटर स्कैटर्ड रेडिएशन, स्कैटर्ड रेडिएशन को ये ज्यादा क्लियर करेगा। अब जब स्कैटर्ड रेडिएशन आपका क्लियर होगा तो क्या होगा, इमेज कॉन्ट्रास्ट इनहांसेस, और इमेज कॉन्ट्रास्ट बढ़, लेकिन यहां पे पेशेंट डोज भी बढ़ जाएगा, पेशेंट डोज इंक्रीजेस। सो द आंसर इज पेशेंट रेडिएशन डोज इज हाइयर। ओके, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। द हाइयर ग्रिड रेशियो
द हाइयर द ग्रिड रेशियो द ब्लैंक्स इज द बकी फैक्टर। जितना ज्यादा ग्रिड रेशियो होगा उतना ही ज्यादा आपका बकी फैक्टर भी होता है, लोअर नहीं, हाफ नहीं, नो इफेक्ट भी नहीं होगा। तो बकी फैक्टर क्या होता है ये हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। व्हाट इज बकी फैक्टर, हाउ इट इज डिफाइंड? सो बकी फैक्टर इज द रेशियो ऑफ intensity incident on the grid upon intensity detected by detector, intensity on detector। चलिए सीधा से हम डिटेक्टर लिख दे रहे हैं, इंटेंसिटी ऑन डिटेक्टर। कितना इंटेंसिटी आपका इंसिडेंट हो रहा और कितना इंटेंसिटी आपका डिटेक्टर डिटेक्ट कर पा रहा, इसके रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं? बकी फैक्टर बोलते हैं। अगला सवाल, एनोड एंगल वैरी फ्रॉम, एनोड एंगल जो होता है हमारा एक्सरे ट्यूब में वो कितने से कितने डिग्री के बीच में वैरी करता है? सो इट वैरीज फ्रॉम 0 to 20 डिग्री एंड इन मॉडर्न एक्सरे ट्यूब्स इट लाइज इन द रेंज ऑफ 10 to 13। कितना होता है ये? 0 to 20 डिग्री, ठीक है। मॉडर्न एक्सरे ट्यूब में कितना होता है? मॉडर्न एक्सरे ट्यूब 0 to sorry modern X-ray tube has anode angle of 10 to 13 degree, 10 to 13 degree, while sign angiography and न्यूरो रेडियोग्राफी, न्यूरो एंजियोग्राफी, इन दोनों के केस में आपका इन दोनों के लिए आपका जो ट्यूब एंगल होगा वो कितना, एनोड एंगल होगा वो कितना होगा? 7 से 9 डिग्री। 7 to 9 डिग्री इसका स्मॉल एफओ भी होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। द एनोड एंड कैथोड आर क्लोज्ड इन, एनोड और कैथोड किससे क्लोज होते हैं? सो इट इज क्लोज्ड इन अ बोरोसिलिकेट और पायरेक्स, है ना, इट इज इनक्लोज्ड बाय अ बोरोसिलिकेट और पायरेक्स मटेरियल, जिसका काम क्या है? इट कैन विथस्टैंड द हाई टेम्परेचर। ये आपका हो जाएगा, प्लास्टिक और स्टील नहीं होगा। विथस्टैंड हाई टेम्परेचर, एंड हाई टेम्परेचर को ये विथस्टैंड कर सके। और क्या होता है इसका रोल? इंसुलेटर का भी ये काम करता है, ऑल्सो एक्ट एज इंसुलेटर, ऑल्सो एक्ट एज इंसुलेटर, है ना। मान लीजिए आप गए एक्सरे पोजिशनिंग करने के लिए, आपको करंट लग गया, तो क्या फिर दोबारा आप छूने जाएंगे? आपके मन में भय हो जाएगा। तो इसलिए वो इंसुलेटर का भी काम करता है। और इसमें क्या होता है? ऑल्सो हैज वैक्यूम, इसमें वैक्यूम होता है, गैस ट्यूब में एयर होता था, है ना। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। द लीकेज रेडिएशन मेजर्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ ब्लैंक्स मीटर फ्रॉम द सोर्स शैल नॉट एक्सीड ब्लैंक्स मिलीरोइंटजेन इन ब्लैंक्स आवर। तो लीकेज रेडिएशन एट डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर शुड नॉट एक्सीड 100 मिलीरोइंटजेन इन 1 आवर। इस तरह का कोई ऑप्शन है हमारे पास? ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, है ना। 1 मीटर के डिस्टेंस पे 100 मिली रैड और 1 घंटा में उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये आपके लीकेज रेडिएशन की प्रिवेंशन के लिए, है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडे सेशन।
आई होप आप सबों को समझ में आया होगा. जिन किन्हीं को भी दिक्कत लगे वो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं. वी विल ट्राई आवर अर्लीस्ट पॉसिबल टू रिप्लाई टू यू. और आप सबों से फिर से हम आग्रह करते हैं, चैनल को हमारे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने सारे मित्रों तक पहुंचाएं जो भी लोग बीटीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी रेडियोलॉजी, जो भी एक्स-रे टेक्नीशियन कोर्स की तैयारी कर रहे हैं. दैट्स ऑल. थैंक यू.